उस रात मेरे पति ने सबके सामने मेरा हाथ झटक कर कहा, अम्मी सही कहती है, तुम इस घर के लायक नहीं हो। उसी पल मेरे रूह मर गई थी। मेरा नाम आयशा है। मैंने निकाह के वक्त जब कबूल है कहा था तो सोचा था यह 3 लफ्ज मेरी जिंदगी जन्नत बना देगी। क्या पता मैं जन्नत में नहीं एक सजा में जा रही हूँ। मेरी सास जुबैदा बेगम घर की मालकिन और मेरे दर्द का वजह। निकाह के दूसरे दिन ही उन्होंने मेरी अलमारी खोलकर कहा, इतना कम दहेज तुम्हारे बाप ने हमारी नाक कटवा दी। मैंने सिर झुका लिया। अब्बू की इज्जत मेरे लिए मेरे सास से भी बढ़कर थी। मेरे शोहर आरिफ वो वहाँ पर खड़े होकर सब सुन रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी मेरे दिल पर पहला जख्म किया। दिन गुजरते गए। मेरी सुबह अजान से शुरू होती और रात को सबके सो जाने के बाद खत्म होती। मैंने कभी शिकायत किया न ही कोई जवाब दिया, लेकिन एक दिन मेरे मायके से फोन आया। अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मी मैं अपने अम्मी को देखने जाना चाहती हूँ। जुबैदा बेगम ठंडी आवाज में कहा, इस घर की बहू बार बार मायके नहीं भागती। मैंने आरिफ की तरफ देखा, सोचा शायद वो कहेंगे जाने दो उसे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अम्मी जो कहेगी बस वही होगा। उस दिन मैं पहली बार टूटी। 3 दिन बाद फिर खबर आई, अम्मी नहीं रही। मैं उनकी आखिरी दीदार तक न कर सकी। उस रात मैं कमरे में बैठी थी। मेरे हाथ में अम्मी का पुराना दुपट्टा था और मेरे दिल में एक खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता। मैं रोते हुए आरिफ से कहा, अगर मैं चली जाती तो क्या बिगड़ जाता। उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ झटक दिए। हर बात पर ड्रामा मत किया करो, और दरवाजा बंद करके सो गया। उस रात में महसूस किया, मैं इस घर में बहू नहीं बस एक जिम्मेदारी हूँ जिसे निभाना किसी को पसंद नहीं। लेकिन कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन जो हुआ उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जिस दिन मेरी माँ का जनाजा उठा उसी दिन मेरी सास ने मेरी सारे गहने उतरवा ली और कहा, अब तेरे मायके का रिश्ता भी अब खत्म। अम्मी के इंतकाल के तीसरे दिन घर में रिश्तेदार बैठे थे। सबके सामने जुबैदा बेगम मेरी तरफ देखकर बोली, अब रोना धोना बंद करो, मायका गया, अब यह घर ही सब कुछ तुम्हारा है। उनकी आवाज में हमदर्दी नहीं हुक्म था। मैंने चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। फिर उन्होंने कहा, और सुनो, तुम्हारे मायके वालों ने जो गहने दिए थे वो निकाल कर दो, घर की तिजोरी में रखेंगे, तुम संभाल नहीं पाओगी। मैं सन रह गई। वो गहने मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं थे, अम्मी की आखिरी निशानी थी। अम्मी ने अपने हाथ से मेरे लिए बनवाए थे। इतना ही कहना था कि कमरे का माहौल ही बदल गया। आरिफ अंदर आए तो मैंने उनकी तरफ उम्मीद से देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अम्मी सही कह रही, घर की चीज घर में ही रहेगी। उसी पल मुझे समझ आया, मैं इस घर में बहू नहीं बस एक सामान हूँ। रात को मैंने अपने हाथों से चूड़ियाँ उतारी और चूड़ी के साथ एक याद टूट रही थी। जब गले का हार उतरने लगा तो मेरा हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जुबैदा बेगम ने तीखी आवाज में कहा, ड्रामा मत करो, निकालो। मैंने उतार दिया। उस रात आईने में खुद को देखा। मेरे गले में कुछ नहीं था, लेकिन गले में कोई अदृश्य फंदा कस रहा था। और फिर कुछ ऐसे हुआ जिससे मेरी रूह तक हिला दिया। अगले दिन मुझे पता चला मेरे गहने का आधा हिस्सा बेच दिया गया था, कारण आरिफ का पुराना कर्जा। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। जब मैंने पूछा तो पहली बार आरिफ ने मुझे जोर से धक्का दिया, तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। मैं दीवार से टकरा गई। मेरे मत्थे से खून बहने लगा। जुबैदा बेगम पास आकर सिर्फ इतना कहा, अभी तुम नई हो, धीरे धीरे समझ जाओगी। उस रात में तकिए के नीचे मुंह छुपाकर रोई नहीं, बस चुप रही। इतनी चुप की खुद की सांसों से डरने लगी, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर पहली बार डर नहीं कुछ और पैदा हो रहा था। कुछ ऐसे जो या तो मुझे खत्म कर देता या फिर मुझे बदल देता। उस रात मैंने दरवाजा खोला था, लेकिन बाहर जाने से पहले जो आवाज पीछे से आई उसने मेरे कदमों को जंजीर बना दिया। उस दिन धक्का खाने के बाद मेरे मत्थे में पट्टी बंधी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, पर दिल उससे भी ज्यादा अंधेरे में था। मैंने चुपचाप अपना एक छोटा सा बैग निकाला। 2 जोड़े कपड़े, अम्मी का पुराना दुपट्टा और कागज, बस इतना ही तो था मेरा। मुड़कर देखा तो आरिफ दरवाजे पर ही खड़े थे। मैंने पहली बार बिना डरे कहा, मैं मायके
जा रही हूँ जहाँ मेरी इज्जत है वो हंस पड़े। तुम्हारे मायके में वो घर तो अब तुम्हारा रहा ही नहीं। उनके बातें तीर की तरह लगी। सच था पर अम्मी रही नहीं, अब्बू भी पहले ही गुजर चुके थे। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। पीछे से जुबैदा बेगम की आवाज आई, अगर इस घर से कदम बाहर रखे तो तलाक दे देंगे और खाली हाथ जाओगे। मेरे पैर वही रुक गए। बैग जमीन पर गिर गया। मैं दरवाजा बंद कर दी। उस रात में सोते हुए छत को देखती रही और पहली बार दिल से आवाज आई, या अल्लाह, अगर खामोशी गुनाह है तो मुझे बोलने की हिम्मत दे। लेकिन किस्मत वही नहीं रुकी। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गए। मैंने सोचा शायद अब सब बदल जाएगा। मैंने डरते डरते यह खुशखबरी सुनाई। कुछ पल की खुशी के बाद जुबैदा बेगम बोली, पहला बेटा हो जाए तब खुश होना। और आरिफ ने कहा खर्च बढ़ेगा। उस दिन समझ आ गया मेरा बच्चा भी इस घर में शर्तों पर कबूल होगा। जब मैं 7 महीने की गर्भवती थी तब भी मेरे से सारे काम करवाए गए और जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी दुनिया उजड़ गई। 7वां महीना चल रहा था। शरीर भारी, सांस फूलती, लेकिन काम कम नहीं हुई। एक दिन मेहमान आने वाले थे। जुबैदा बेगम ने कहा साड़ी चमकनी चाहिए। मैंने धीरे से कहा अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने गुस्से से कहा हमने भी बच्चा पैदा किया, नाटक मत करो। मैं घुटनों के बल बैठकर साड़ियाँ रगड़ रही थी। अचानक आंखों के आगे अंधेरा हुआ। मैं गिर गई। सब कुछ 1 सेकंड में हो गया। फिर खामोशी। जब होश आया तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर की आवाज आई, हमें अफसोस है बच्चा नहीं बच सका। मेरी दुनिया वही रुक गई। मैंने आरिफ की तरफ देखा। शायद वो टूटे होंगे, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अल्लाह की मर्जी थी। और बाहर कॉरिडोर में जुबैदा बेगम किसी से कुछ कह रही थी। कमजोर लड़की थी। मुझे तो पहले ही समझ आया। मैंने सिर्फ बच्चा नहीं खोया, मैंने अपनी आखिरी उम्मीद खो दी। उस रात अस्पताल के बेड पे लेटे लेटे मैं अपने खाली पेट पे हाथ रखा और अब मेरे अंदर डर नहीं, आग जल रही थी। सवाल यह नहीं था कि मैं सह रही हूँ या नहीं, सवाल यह था कब तक। जिस दिन मैंने हिम्मत करके पहली बार बस कहा, उस दिन उस घर की दीवारों ने भी मेरी आवाज सुनी। अस्पताल से लौटने के बाद घर वैसा ही था, लेकिन मैं वैसी नहीं रही। मेरे कमरे में अब सन्नाटा नहीं, खालीपन था। बच्चे के छोटे कपड़े जो मैंने छुपा कर रखे थे, उन्हें मैं अपने सीने से लगाकर पूरी रात बिताई। सुबह जुबैदा बेगम की आवाज आई, अब नाटक खत्म हुआ, उठो, रसोई में संभालो। पहले मैं तुरंत उठ जाती थी, लेकिन उस दिन मैं बैठी रही। वो कमरे में आई। सुना नहीं। मैंने पहली बार उनकी तरफ देखा और कहा मेरा बच्चा गया है, नाटक नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। शाम को जब आरिफ आए उन्हें सब कुछ बता दिया गया। तुम्हारी बीवी जवाब देने लगी है। वो कमरे में आए, दरवाजा बंद किए। मैंने सोचा वो चिल्लाएंगे, लेकिन इस बार उनकी आवाज धीमे थी। तुम बदल गई हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचा। उस रात पहली बार उन्होंने हाथ नहीं उठाया, बस वो चुप रहे। लेकिन असली तूफान अगले दिन आया। जब मैंने काम करने की बात की तो उन्होंने मुझे घर से निकल देने की धमकी दी, पर इस बार मैं दरवाजे से पीछे नहीं हटी। मैंने तय कर लिया था, अगर इस घर में इज्जत नहीं है तो कम से कम आत्मनिर्भर बनूंगी। पास के स्कूल में हेल्पर की नौकरी खाली थी। मैंने चुपचाप जाकर बात कर ली। जब यह बात घर में पता चली, जुबैदा बेगम आग बबूला हो गई। हमारी बहू बाहर काम करेगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, लोग तभी भी बोलते थे जब मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आरिफ गुस्से में बोला, अगर बाहर कदम रखा तो इस घर में वापसी मत आना। पहली वाली आयशा होती तो शायद रो पड़ती, लेकिन इस बार मैं अलमारी खोली, एक बैग निकाला और कपड़े रखने लगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, तलाक दे दीजिए, लेकिन मेरी रूह को कैद मत कीजिए। मेरे इन लहजे से दोनों चौंक गए। जुबैदा बेगम पहली बार घबराहट छुपाई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अब यह लड़की पहली वाली नहीं रही। फिर बोले, ठीक है, काम कर लो, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। यह मेरी जीत नहीं थी, लेकिन हार भी नहीं थी। उस रात न जाने क्यों अम्मी का दुपट्टा मैंने अपने सर पर रखा और खुद से कहा, मैं अंदर से टूटी थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। जिस दिन मैंने इस घर की चौखट पार की,
मुझे सब ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुके थे। नौकरी शुरू हुए 3 महीना हो चुके थे। मैं रोज सुबह स्कूल जाती, बच्चों के बीच रहकर थोड़ा देर के लिए अपना दर्द भूल जाती। धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मविश्वास लौट रहा था, लेकिन घर के हालात पहले जैसे ही थे। ताने, तिरस्कार, जुबेदा बेगम की वही सख्त नजर। एक रात उनकी और आरिफ की बात मैंने अनजाने में सुन ली। जुबेदा बेगम बोली, उसे ज्यादा उड़ने मत दो, कमाने लगी है तो सिर पर चढ़ेगी। आरिफ बोला, मैं संभाल लूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया, वो लोग मुझे बदलते हुए नहीं देख सकते। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मुझे चक्कर आ गए। डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट हाथ में थी। मैं फिर से माँ बनने वाली थी। कुछ देर के लिए दिल धड़कना बंद कर दिया। डर और खुशी दोनों साथ में थी। इस बार मैंने बहुत सोचा, बच्चे को सही माहौल में लाऊंगी जहाँ उसकी माँ की इज्जत नहीं। घर पहुंची, सबके सामने खड़े होकर खबर दी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, इस बार बेटा होना चाहिए। इस बार मेरे अंदर हमेशा के लिए कुछ बदल गया। मैं शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, इस बार मेरे बच्चा वहाँ रहेगा जहाँ उसकी माँ की इज्जत होगी। कमरे में सन्नाटा। आरिफ गुस्से में बोला, मतलब? मैं बिना डरे बोली, मैं जा रही हूँ। मैंने पहले से तैयार रखा बैग उठाई। इस बार मेरे कदम नहीं रुके। पीछे से जुबेदा बेगम चिल्लाई, गई तो वापस मत आना। मैंने मुड़कर देखा तो आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब मजबूत, मैं भीख मांग लूंगी लेकिन अपने बच्चे को ताने में नहीं पालूंगी। दरवाजा खोला, हवा का झोंका आया और मैं बाहर निकल गई। आज मैं किराए के छोटे से कमरे में हूँ, ना नौकरी छोड़ी ना घर, लेकिन पहली बार अब सांस लेने में डर नहीं लगता। मैंने अपने पेट पे हाथ रख कर कहा, तुम्हारी माँ मजबूर नहीं है। खुद को मजबूत बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली जीत अदालत या झगड़ों में नहीं होती। असली जीत तो तब होती है जब अपने अंदर आत्मविश्वास लौट आए। एक औरत की खामोशी उसकी मजबूरी होती है या सब्र। जब सास के ताने, पति की खामोशी ने सब छीन लिया, तो उसने अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया। अगर आप भी समझते हैं आत्मविश्वास, इज्जत सबसे बड़ी चीज है। जुल्म करना जिस तरह से गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है। बस एक कदम, जीत तुम्हारी है। ये किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ लाइव स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।